हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप में से कई बच्चे मुझे नहीं जानते, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है पंकज और मैं एटीपी स्टार का को फाउंडर हूँ। मैंने आईआईटी से बीटेक किया है, आईआईएम से एमबीए किया है और उसके बाद मैंने कई देशी विदेशी कंपनियों में बड़ी पोजीशंस पे काम भी किया है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। तो मैं जब बहुत जल्दी आपको बताता हूँ। देखिए, एटीपी स्टार के जरिए हमने हज़ारों बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेजेस में भेजा। उनको हमने आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, एम्स में, बिट्स पिलानी, यू नेम इट। हज़ारों बच्चे एटीपी स्टार के इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। लेकिन अक्सर पेरेंट्स और बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि अगर हमारा जेई और नीट का एग्ज़ाम नहीं निकला तो हम क्या करेंगे। मतलब हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ है, हम सभी जानते हैं वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस कितनी ज़्यादा हाई है, कितनी कम सीट्स रहती हैं। तो और कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अपने सपनों को पूरा करना है। हमें एक बेटर प्रोफेशनल बनना है, एक अच्छी बेहतर लाइफ जीनी है जिसमें इनकम भी अच्छी हो, हैप्पीनेस हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो और एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है हमें हमें अपने अपने परिवार के लिए। तो ऐसे कौन से जरिए हैं कि हम उस खुशहाल जिंदगी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आईआईटी जेई नीट सब करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी टफ है। तो इस सीरीज में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बच्चे और पेरेंट्स चूज कर सकते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा ऑप्शन निकल के आता है, वो है फॉरेन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपनी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई में या फिर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें या फिर मेडिकल की पढ़ाई करें या किसी और स्ट्रीम की पढ़ाई करें, आप फॉरेन में जाकर कर सकते हैं। राइट। और आपको आईआईटीज, एनआईटीज या इंडिया के टॉप कॉलेज के लेवल की एजुकेशन बाहर मिल सकती है। उसके बाद आप बाहर काम कर सकते हैं, आपका एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है, आप इंडिया में काम कर सकते हैं। राइट। तो ये सब बातें आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में या फॉरेन एडमिशन को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला सवाल ये आता है कि हम फॉरेन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के बारे में सोचें ही क्यों। भाई, इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हैं, हम किसी एक में एडमिशन ले लेंगे और वहीं पे काम कर लेंगे, अब वहीं पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि इंडिया में कॉलेजेस, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप जानते ही हैं। और उसके बाद अगर आप टॉप कॉलेज में चले जाते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपका किसी कारण से टॉप कॉलेज में नहीं हुआ तो बैकअप कॉलेजेस जो होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम है। बैकअप कॉलेज का मतलब ये है कि वो कॉलेज जो कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, टॉप कॉलेज के आसपास अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। अगर आपका टॉप कॉलेज में नहीं हुआ तो आप बैकअप कॉलेज में चले जाएंगे, लेकिन इंडिया में बैकअप कॉलेजेस जो हैं वो बहुत कम है। राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों को अपनी इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ उनको काफ़ी नुकसान देता है, भविष्य में जाकर उनका करियर सफ़र करता है। दूसरा, ये एक बहुत ज़रूरी बात आपको जानने की है कि फॉरेन एजुकेशन एक समय पे बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी। बच्चों को बाहर भेजना, उनका रख रखाव करना, फाइनेंशियल पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन आज के समय में वो काफ़ी अफोर्डेबल भी हो चुका है और वो काफ़ी इजी भी हो चुका है, और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो चुका है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है, पेरेंट्स की या बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई, जो फॉरेन एजुकेशन है क्या वो अच्छी है, क्या वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडिया में जो मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके बराबर है या उनसे कम है, ज़्यादा है। राइट। तो मैं आपको बेसिक डेटा बताता हूँ जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड डेटा है। क्यूएस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ को टॉप 200, टॉप 300, 500, 1000 रैंकिंग देती है बेसिस डिफरेंट पैरामीटर, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बहुत सारे अलग मापदंडों पे यूनिवर्सिटी को रेट करती है। तो उस रैंकिंग में अगर आप टॉप 200 में देखेंगे या टॉप 300 में देखेंगे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो इंडिया की आपको एक या दो यूनिवर्सिटी मिलेगी। लेकिन उसी समय अगर आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ या यूएस की यूनिवर्सिटीज़ या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ या कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो आप मानेंगे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप यूनिवर्सिटीज़ की मात्रा इंडिया की बहुत कम है और बाकी देशों की बहुत ज़्यादा है। राइट। तो पहली बात तो पहला सवाल का जवाब तो मिल गया कि हाँ, जो एजुकेशन लेवल बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में है वो इंडिया के एजुकेशन लेवल के बराबर भी है और कई मानों में उससे बेटर भी है। ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सपेंसेस को लेकर फैमिली सोचती हैं अक्सर कि हम कैसे इतना ज़्यादा फीस भरेंगे। कई बार उनकी जो फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, वो लाखों रुपए में रन करती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में लगभग 6 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हर साल बाहर पढ़ने जाते हैं। उनमें से काफ़ी भारी मात्रा में बच्चे अंडर ग्रेजुएट पढ़ने भी जाते हैं। तो फीस ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर जाके आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, वहाँ पर जाके बच्चे पार्ट टाइम वर्क करके खुद पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और फीस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चे खुद से दे देते हैं। तो फैमिलीज़ पर इतना लोड नहीं पड़ता। और अगर आप एक अच्छी स्कॉलरशिप पालें और अगर आप ढंग से प्लान करके पार्ट टाइम वर्क करें तो आपका लगभग उतना ही खर्चा बैठेगा जितना आपका इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट में पड़ता।
राइट, लेकिन डिग्री ऑफ क्वालिटी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आप सोचिए कितना आपका करियर चेंज हो सकता है एक छोटे से फैसले की वजह से, राइट। तीसरा, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर पेरेंट्स अक्सर चिंता में रहते हैं। बच्चों को तो भी चिंता रहती होगी कि हम नए देश में जाके कैसे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे हज़ारों बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, आपके शहर के हो सकता है बच्चे हों, आपके देश के हो सकता है बच्चे हों, हो सकता है कि कम्युनिटी के बच्चे हों। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। और अगर आपको बच्चे कम भी मिलते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर ढंग की है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी अच्छी होगी। क्राइम रेट आप जानते ही हैं कि विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या यूके की बात करें, कनाडा की, यूएसए की बात करें, तो वहाँ पर क्राइम रेट एक्चुअली बहुत कम रहती है और काफ़ी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वहाँ का रहता है। तो पेरेंट्स को और बच्चों को इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं कि भाई हम बाहर जाएंगे तो हमें क्या फायदे होंगे। देखिए, अपार्ट फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी कि भाई बाहर जाके आपको पढ़ना है, वहाँ का एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ की डिग्री की कई बार बात अलग हो जाती है, जिस तरह से उनकी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होती है, जिस तरह से उनकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, इंडस्ट्री अलाइंड लर्निंग होती है, कोर्सेज बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, बहुत वेरिड क्वालिटी के कोर्सेज होते हैं, वो एक बेनिफिट होता ही है। बट उसके अलावा अगर हम टेंजिबल बेनिफिट की बात करें, भाई कि हमें क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन किसी फॉरेन कंट्री में करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करी, तो सीधा आपकी जॉब ऑस्ट्रेलिया में लग जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में जो स्टार्टिंग सैलरीज होती है इंजीनियरिंग या मेडिसिन के अंदर, वो काफ़ी अच्छी रहती है, लगभग 90,000 US डॉलर सालाना सैलरी रहती है। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और ये वहाँ के लिए भी काफ़ी अच्छा नंबर है, इन द सेंस दैट आप वहाँ पर रहकर आप लोन अपना पे ऑफ कर सकते हैं, आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, आपको कहीं गरीबी और मुफलिसी में नहीं जीना पड़ेगा, राइट। और यही आप कंपेयर कीजिए इंडिया में, जो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो बच्चा पहली सैलरी उठाता है, वो कितना एवरेज रहता है, 5 लाख, 6 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। दूसरा, अगर आपको बाहर सेटल होना है, आपको इवेंचुअली बाहर जाना है, या मास्टर्स या पीएचडी करना है, या फिर बाहर के देशों में ही काम करना है, तो उस देश में ली हुई डिग्री आपको बहुत फ़ायदा करती है। तो ताकि, क्योंकि आपको परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप बहुत जल्दी मिल जाती है वहाँ की प्रोसेस के हिसाब से। तो वहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो बाहर जाकर रहना चाहते हैं। तीसरा, अगर आप वापस इंडिया में भी आते हैं, तो इंडिया के भी जॉब मार्केट में, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट मार्केट में अगर आप कंपनीज में या स्टार्टअप्स में अप्लाई करेंगे, तो आपकी फॉरेन डिग्री की वजह से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो कहीं आप आईआईटी और एनआईटी से कम पीछे नहीं रहेंगे, इनफैक्ट आपको उसके बराबर इंपॉर्टेंस मिलेगी इंडिया के जॉब मार्केट में। आपका रेज्यूमे अलग से दिखेगा कि इस बच्चे ने बाहर से पढ़ाई करी है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं कि कंपेयर करते हैं कि अगर आपको किसी ग्लोबल टॉप 200 यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन लेनी है, आपको इंडिया में लेनी है या बाहर लेनी है, तो क्या डिफरेंसेस रहते हैं। देखिए, अगर आपको इंडिया में से आईआईटी में जाना है या फिर एम्स में जाना है, ऑब्वियसली वो एक दुनिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल टॉप 200 में आता है, क्लिक बाय ग्लोबल टॉप 100 में भी आता है। लेकिन अगर आपको इंडिया के इंस्टीट्यूट में पहुंचना है, तो आपको 1% बच्चों में आना पड़ेगा। मतलब आपको जेई और नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जेई और नीट का एग्जाम क्रैक करना में किस्मत और लक कितना बड़ा फैक्टर प्ले करता है। एट आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी उस दिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, आपकी तबीयत खराब हो गई या फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और फॉर एग्जांपल आप क्रैक नहीं कर पाए। और हम एटीपी स्टार में हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं, हम ऐसे कई बच्चों को देखते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन किसी कारण से वो उस एग्जाम में अच्छी रैंक नहीं ला पाते या फिर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, राइट। तो बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हों की बहुत मेहनत करने के बाद भी आईआईटीज या नीट का एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते, राइट। तो उन बच्चों के लिए फॉरेन एजुकेशन में जाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप आईआईटी में, नीट में आपका नहीं हुआ, हो सकता है आप तैयारी उसी के लिए करें, लेकिन अगर आपका वहाँ नहीं हुआ, तो आप एक उसके बराबर अच्छे कॉलेज में कम से कम जाएं जहाँ पे आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट। तो फॉरेन एजुकेशन वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन के निकल के आता है, राइट। सेकेंड चीज़ ये है कि आप जानते ही हैं कि 2 3 4 साल कई बार आपको तैयारी करनी पड़ती है, बहुत रिगरसली आपको स्कूल भी पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन की तैयारी भी करनी पड़ती है। और सब कुछ करने के बाद अगर उस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ी समस्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें बच्चा लगातार उसकी कंसिस्टेंसी कोई नहीं देखता, लेकिन उस दिन अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो। और अगर उस दिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी जनरली रहती है, तो आपका सारी 4 साल या 2 साल 3 साल की मेहनत बेकार हो जाती है। आई थिंक ये बहुत बड़ा ये अन्याय है एक तरह से। लेकिन इस सिस्टम के कुछ फ़ायदे भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ एटीपी स्टार में पढ़ते हैं जो बहुत उनका दिल टूट जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये एक इमोशनल स्ट्रेस होती है जो कि फैमिली और पेरेंट्स लगातार फील करते हैं। तो अगर आप
अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आप उस कंडीशन में है कि आप बाहर जाकर सर्वाइव कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर जाकर पढ़ सकता हूँ, तो आपको आईआईटी और नीट की तैयारी करिए आप, लेकिन उसके साथ साथ में आपको फॉरेन एजुकेशन एज अ बैकअप आपको रखना चाहिए, ताकि अगर किसी कारण से आपका नहीं हुआ तो आपका समय और खराब ना हो, आप एक अच्छे कॉलेज में जाके अपनी पढ़ाई तुरंत शुरू करें, राइट। तीसरा, बात यह है कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कब शुरू करना चाहिए, राइट। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, शुरू आपको तुरंत कर देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th की। देखिए, क्लास 12th में अगर कोई बच्चा है जो आज अब जेई या नीट का एग्जाम लिखने वाला है अगले साल, मुझे लगता है कि उसको अपने बैकअप कॉलेज की लिस्ट बनानी शुरू कर देनी चाहिए, इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आपको बैकअप कॉलेज की लिस्ट बनाने में हेल्प चाहिए, अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है, कंट्रीज़ के बारे में जानना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके सवाल क्या है, और मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपकी बैकअप लिस्ट बनाने में, राइट। अगर आप 11th क्लास के अंदर हैं तो भी आप 11th क्लास के अंदर तुरंत रिसर्च शुरू कीजिए। वाई? बिकॉज हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एक लंबी साइकिल होती है। अगर आप पहले शुरू कर देते हैं रिसर्च करना, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बिकॉज उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई बार आपको सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने करते होते हैं, कई बार एक्स्ट्रा करिकुलर्स इकट्ठे करने होते हैं, तो वो इकट्ठे करने में वक्त लगता है, राइट। तो इसलिए आप तुरंत शुरू करें। अगर आप क्लास 10th में भी हैं तो मुझे लगता है कि आप क्लास 10th में होने के बावजूद भी तुरंत आप रिसर्च करनी शुरू करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको कन्विंस करें, एटलीस्ट रिसर्च करनी शुरू करें, ताकि आपको पता लगे कि आपके पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां पे आप जा सकते हैं, राइट। कुछ हाई लेवल डेटा मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्लोबल टॉप 25 यूनिवर्सिटी में जाना, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट है, लेट्स से आप हमेशा अपनी क्लास में टॉप करते आए हैं, आपको लगता है कि आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल टॉप 25 यूनिवर्सिटी में, जैसे आपको हार्वर्ड में जाना है, स्टैनफोर्ड में, केलग में जाना है, तो अगर आपको वहां जाना है तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें उनका कई बार बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। उसमें आपसे मल्टीपल स्टेप्स होती हैं, मल्टीपल फॉर्म्स भराए जाते हैं, एसओपीज करवाए जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। तो आपको समय चाहिए होगा वो सब चीज़ें इकट्ठे करने में, ढंग से उनको कंपाइल करने में और ढंग से अप्लाई करने में, इसलिए आपको जल्दी शुरू कर देना चाहिए। अगर आप टॉप 25 के बाद यूनिवर्सिटीज़ में या टॉप 100 में या टॉप 150 200 में अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको काफ़ी लंबी प्रोसेस हो सकती है, वीज़ा से लेकर लोन से लेकर बहुत चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ सकती है। तो आप जल्दी शुरू करें तो बेहतर रहेगा। दूसरा, बहुत से देशों में कंट्री स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हैं तो जर्मनी में आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो, और आपको एक एडवांस लेवल पे नहीं, बिगनर्स लेवल पे सीखनी पड़ती है, लेकिन अगर आप बिगनर्स लेवल पे जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो भी एक चीज़ रहती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी रहती हैं। आपको एसएटी, आईएलटीएस, टॉयफल जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी साबित करनी पड़ती है कि आप वहाँ जाके इंग्लिश में बात कर पाएंगे, इंग्लिश में पढ़ पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जितना जल्दी शुरू करें, जितना जल्दी आप उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करें, अपने कॉलेज की लिस्ट बनाना शुरू करें, उन कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स देखना शुरू करें, स्कॉलरशिप्स के बारे में देखना शुरू करें, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, राइट। अब जरा टॉप डेस्टिनेशंस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे इंडियन बच्चे जाते हैं। ज़्यादातर इंडियन बच्चे इन कुछ देशों में जाते हैं, और आप देखेंगे कि इन देशों के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर होती हैं, इंजीनियरिंग में भी और मेडिसिन में भी। तो सबसे पहले जो देश के बारे में बात करेंगे वो है यूनाइटेड किंगडम, राइट। यूनाइटेड किंगडम के अंदर लगभग 1.17 लाख स्टूडेंट्स हर साल इंडिया से जाते हैं। लगभग 19 यूनिवर्सिटीज़ इनकी ग्लोबल टॉप 200 में है, लगभग 9 यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल टॉप 15 मेडिसिन के अंदर हैं। ये सारे के सारी मैं ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग्स का डेटा दिखा रहा हूँ, जो कि एक बहुत रिकॉग्नाइज एजेंसी है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है। इनमें लगभग 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ग्लोबल टॉप 10 में भी है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे, देखिए इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडिया के कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो इंडिया की केवल मात्र 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे आईआईटीज़ हो गया, या फिर कोई एक आध आईआईटी हो गया, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, वंस इन अ वाइल, या फिर आईआईएससी बैंगलोर हो गया। 1 या 2 कॉलेजेस ही होते हैं जो कि ग्लोबल टॉप 200 या 300 में पाए जाते हैं, राइट। लेकिन आप यूके को देखेंगे तो लगभग 19 यूनिवर्सिटीज ग्लोबल टॉप 200 में। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज ग्लोबल टॉप 10 में है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी अच्छी है वहां पर, राइट। सेकेंड, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। लगभग 90,000 इंडियन स्टूडेंट्स हर साल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं। 6 यूनिवर्सिटीज इनकी हैं जो ग्लोबल टॉप 200 में है। अगेन आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 यूनिवर्सिटीज इन ग्लोबल टॉप 15 मेडिसिन, 6 यूनिवर्सिटीज इन ग्लोबल टॉप 100 इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, या फिर कोई और स्ट्रीम हो, आप सबके लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है।
अगर आप यूएसए में जाएंगे तो यूएसए इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा बच्चे अगर विदेश पढ़ने जाते हैं तो यूएसए में जाते हैं। लगभग 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हर साल यूएस पढ़ने जाते हैं। 72 यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल टॉप 200 के अंदर हैं। 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबल टॉप 100 के अंदर। 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबल टॉप 100 के अंदर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। सो अगेन, आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, यूएसए इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। आपको बेस्ट एजुकेशन वहाँ पर मिलेगी। फिर अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा अगेन बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत भारी मात्रा में जाते हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चा हर साल कनाडा जाता है पढ़ने के लिए। अगर कनाडा में देखेंगे तो लगभग 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबल टॉप 200 में। 13 यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल टॉप 200 इन मेडिसिन। 9 यूनिवर्सिटीज़ इन ग्लोबल टॉप 200 इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो अगेन, इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन हो या कोई और फील्ड हो, आपको कनाडा के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ने की मिलेंगी। अब अगेन बहुत सारी और जगह में से आयरलैंड है, जैसे जर्मनी है। जर्मनी की बात करता हूँ तो जर्मनी के अंदर, जर्मनी ज़्यादातर अपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए फेमस होती है। वहाँ की इंजीनियरिंग एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सब जानते ही हैं। बड़ी बड़ी कार कंपनीज, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, सारी की सारी जर्मनी से निकलती हैं। वहाँ की एजुकेशन जो है, वहाँ की एजुकेशन प्रैक्टिकली फ्री होती है। अगर मैं आपको अंदाज़ा दूँ तो एक सेमेस्टर का लगभग एक बच्चे को इंजीनियरिंग के अंदर लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये मात्र देने पड़ते हैं। डॉलर नहीं, मात्र 12 से 13 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन बस एक ही कैच है कि वहाँ पे जाके आपको, उससे पहले आपको आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, एक लेवल तक जाना पड़ता है। और वहाँ की एजुकेशन में जाने से पहले, क्वालिफाई करने से पहले, कि उनका एग्ज़ाम होता है जो जेईई एडवांस टाइप का एग्ज़ाम होता है। उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, लेकिन हाँ, मतलब उस तरह का एग्ज़ाम आप समझ सकते हो। वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जो बच्चे जर्मनी जाना चाहते हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन बच्चों को जितना जल्दी शुरू करें। जो बच्चे भी क्लास 10th में हैं या जो बच्चे भी क्लास 11th में हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। अभी से रिसर्च करना शुरू करें कि जर्मनी में जाके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लिए एक ऑप्शन क्रिएट करें। राइट, उसके बाद बहुत सी और डेस्टिनेशन हैं, मैं सबके बारे में बात नहीं करूंगा। चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, इटली, सिंगापुर, फ्रांस, देयर आर मल्टीपल डेस्टिनेशन जहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं। और इन सब जगहों पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑब्वियसली आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पर ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी को लोग जानते हों, वहाँ पे उनकी रैंकिंग अच्छी हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ना पकड़ें जिसको कोई जानते ना हो, जो एकदम पता नहीं किसी कोने में देश के हो जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जानते हो, तो वहाँ पे आप जाना अवॉइड करें। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको हमेशा हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। राइट, अब कुछ बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में और वर्क परमिट के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उन फैमिलीज़ के लिए जो कि फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी पर्टिकुलर हैं। ऑब्वियसली हम सब फाइनेंस को लेकर थोड़े पर्टिकुलर हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लेकिन ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेरेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो देना पड़ता है। तो देखिए, स्कॉलरशिप्स जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ी कम रहती हैं। ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स जो होती हैं भारी मात्रा में वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए रहती हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी हर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स रहती हैं। आपको यूनिवर्सिटी पे जाना पड़ेगा, वहाँ के लिंक पे जाकर आप उनकी जो उनकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके लिए सही हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं या कहीं पे आपको समझने में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। राइट, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाहते हैं वहाँ के स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अच्छे से देखें, उनमें अप्लाई करें। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ढंग से अप्लाई करेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे से रिसर्च करके अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैंने कई बच्चों को देखा है इनको 25%, 30%, 40%, इवन 50-60% तक अपने ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो बहुत बड़ा जो उनका एक बोझ होता है फीस का, वो हट जाता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको स्कॉलरशिप किसी कारण से नहीं मिलती है, लेकिन पार्ट टाइम वर्क हर बच्चा कर सकता है। और अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी बच्चे या पाकिस्तानी बच्चे हों, साउथ एशियन बच्चे हों, चाइनीज़ बच्चे हों, जो पढ़ने जाते हैं वहाँ पर, सारे बच्चे पार्ट टाइम वर्क करते हैं। इसका मतलब हर बच्चा हफ्ते के 20 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से पार्ट टाइम वर्क करता है। और 18 से $35 प्रति घंटा आप इन देशों में कमा सकते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप अगर एक महीने में $2000 कमा लेते हो, तो साल भर में आप लगभग इमेजिन कर सकते हो कि आप लगभग 20 से $25,000 के आसपास कमा सकते हो, और एक बड़ा अमाउंट हो जाता है वो। तो उस अमाउंट के मदद से आप अपनी एजुकेशन फीस भी काफ़ी हद तक दे सकते हो और अपने रहने खाने का खर्चा भी काफ़ी हद तक निकाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन बन के निकल के आता है। अगर आप देखेंगे तो 99% इंडियन बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो सारे बच्चे पार्ट टाइम वर्क करते हैं।
राइट। और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है मैनेज करना, ऑब्वियसली आप पे थोड़ा बोझ आएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप इस उम्र में कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस डेफिनेटली ये ऑप्शन आपके लिए। तो अगर आप स्कॉलरशिप पा लेते हैं और अगर आप पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो आपको उतना ही खर्चा पड़ेगा एक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन लेने का फॉरेन में जितना आपको इंडिया में पड़ता। अब आप इस बारे में सोचिए, अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा मिलती हैं वर्सेस खर्चा कितना कम होता है, कंपेयर करके देख लीजिए आप। अगर आप फॉर एग्जांपल आईआईटी से या आईआईटी से बेटर एजुकेशन लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप इस जरिए से वहां पे जा सकते हैं, राइट। अब कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, जैसे एडमिशन प्रोसेस और टाइमलाइंस होती हैं। ये इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साल में 2 से 3 बार एडमिशन साइकिल होती है। इट मीन्स दैट कि साल में 2 या 3 बार एडमिशन के लिए इनकी विंडो खुलती है। आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट विंडो में आपका नहीं हुआ, आप सेकंड विंडो में कर सकते हैं, सेकंड में नहीं हुआ थर्ड में कर सकते हैं। इस तरह से आपको साल में 2 या 3 बार मौके मिलते हैं अप्लाई करने के। तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है, कंट्री स्पेसिफिक होता है, वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा जिस देश में आप अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा, एडमिशन कंफर्मेशन जो होता है, आप एक बार अप्लाई करते हैं उसके बाद 2 से 3 हफ्ते एडमिशन कंफर्मेशन को आने में लगते हैं। तो ये टाइमलाइन आप माइंड में रखिए। सेकंड, अगर आप वीज़ा प्रोसेस आपको करानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंडियन नेशनल हैं और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वीज़ा लगेगा आपका। लेकिन वीज़ा आने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 हफ्ते लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चों के वीज़ा 1 हफ्ते में भी आ जाते हैं, 1.5 हफ्ते में भी आ जाता है, लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5 हफ्ते लग जाए। उसके बाद आप ज़्यादातर ऑलमोस्ट 100% इंडियन बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो लोन लेकर जाते हैं। लोन आप सैंक्शन करा लेते हैं, लेकिन लोन में से कितना अमाउंट निकालना पड़े वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप उतना लोन अमाउंट सैंक्शन करा के जाते हैं जितना आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो लोन प्रोसेस अगर आप किसी बैंक से करते हैं तो उसकी भी एक थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है। अगर आप लोन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई लोन प्रोसेस कैसे होती है, कौन से बैंक्स अच्छे हैं, कौन से प्रोवाइडर्स अच्छे हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए और आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन इसमें भी लगभग 5 हफ्ते के आसपास लग जाता है। तो ये सब टाइमलाइंस जो है माइंड में रखिए, स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका समय है, आपको इन सब टाइमलाइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल एडमिशन साइकिल जैसे मार्च की एडमिशन साइकिल टारगेट कर रहे हैं या सितंबर की एडमिशन साइकिल टारगेट कर रहे हैं, तो समय थोड़ा कम बचा है, तो आपको जल्दी जल्दी इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करके इन पे फटाफट एक्शन ले लेना चाहिए, राइट। और फाइनली बात करते हैं भाई बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगेन, लाइफ ग्रेजुएशन के बाद में कैसी लाइफ हमें मिलेगी, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के बच्चे ग्लोबल टॉप 200, 300, 400 यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। देखिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये, और जिन स्किल्स को आप ले रहे हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, वो स्किल्स की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एवरेज जो स्टार्टिंग सैलरी होगी उस देश में वो काफ़ी अच्छी होगी, बशर्ते बस बात इतनी है कि आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में हर वक्त टॉप करना है, लेकिन आपके अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी इंटर्नशिप अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम होती है इन देशों में। इन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% से भी कम होती है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मेडिसिन जैसी फील्ड्स की बात करेंगे तो वहाँ पर तो इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता नहीं है। तो बहुत लोग बात करते हैं कि वहाँ पर नौकरी नहीं लगती। सच बात तो ये है कि जो भी बच्चा वहाँ पर अच्छे से ढंग से पढ़ाई करता है उसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, ये सच है। तीसरा, चांस टू सेटल अब्रॉड, मैंने बताया ही पहले आपको। अगर आप वहाँ जाकर रहना चाहते हैं, वहाँ जीवन बनाना चाहते हैं, वहीं पर अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कर लीजिए वहाँ पर। और चौथा है, अगर आप इंडिया ही वापस आते हैं तो आपको जॉब मार्केट में और स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत एडवांटेज मिलती है, राइट। तो इस वीडियो को आज कंक्लूड करते हैं बच्चों। देखिए, मैं हमेशा आपसे हर बच्चे से यही कहता हूं जो भी मुझसे मिलता है कि चेज योर ड्रीम्स नॉट योर कॉलेज। देखिए, आप एक सपना चेज कर रहे हैं कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली अभी इतनी अच्छी कंडीशन में ना हो, आप उनको आगे ले जाना चाहते हैं। तो मेरा मानना हमेशा ये है कि आप ड्रीम्स को चेज कीजिए, कॉलेज को चेज मत कीजिए, राइट। अगर आपका किसी जेईई या नीट के एग्जाम में नहीं हुआ तो दिल मत दुखाइए अपना, परेशान मत होइए, अपने लिए और ऑप्शंस क्रिएट कीजिए, राइट। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस है अपने सपनों को पूरा करने के, और इनमें से एक तरीका ये है फॉरेन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, राइट। दूसरा, एक एग्जाम जो होता है या कोई भी एग्जाम हो लाइफ में यार, वो आपको डिफाइन नहीं करता है, राइट। आपकी मेहनत जो होती है, आपकी जो परसिवरेंस होती है, आपका जो लगाव होता है आपके गोल के प्रति, आपकी जो ऑनेस्टी होती है, वो आपको डिफाइन करती है। तो एक एग्जाम को लेकर कभी भी अपना दिल छोटा मत करिए। ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम नहीं हुआ तो मैं जीवन में कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। हिम्मत रखिए और अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करिए, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ऑप्शन ये है, और भी ऑप्शंस हम लेके आएंगे, अब बच्चों को बताएंगे। तो हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और अपने लिए अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। डोंट वरी कि मेरा एक कॉलेज में या एक एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, राइट।
अगेन तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है जिनके बारे में आपको क्यूरियोसिटी है, आपकी फैमिली जानना चाहती है, आपके पेरेंट्स जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं और वीडियोस ऐसे लेके आऊँगा आपके लिए। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।